कोरोना काल के हालातों से आप भी परिचित हैं और हम भी लगातार आपको तस्वीरों से रूबरू कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके सामने अब आ रहा है वो ये कि हाई कोर्ट लगातार सरकार को चेतावनियां दे रहा है और जिस तरीके की तल्ख टिप्पणियां हाई कोर्ट की तरफ से की जा रही हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अब आम आदमी को लग रहा है कि कोई राजनेता हमारा साथ नहीं देने वाला, कोई और हमारा साथ दे भी नहीं पाएगा। अब एकमात्र हमारे पास जो गुहार लगाने के लिए कोई जगह बची है वो हाई कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट की टिप्पणियां इस बात का समर्थन भी कर रही हैं। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ काव्य नौटियाल। आज चर्चा करेंगे कि हाई कोर्ट एक हफ्ते के ऊपर एक समय बीत चुका है, रोजाना तलक टिप्पणियां कर रहा है। उससे पहले पूरा महीना ले लीजिए आप, इन टिप्पणियों के साथ ही गुजरा है सरकार का, लेकिन उसके बावजूद धरातल की हकीकत जो हमारे सामने आ रही है वो चिंताजनक स्थिति है। आप टिप्पणियों की अगर मैं अंबार लगा हुआ है, अगर मैं हाईकोर्ट की टिप्पणियों की बात करती हूँ, टिप्पणियों में हाईकोर्ट कहता है कि ऑक्सीजन क्राइसिस से हो रही मौत क्यों ना इसे नरसंहार माना जाए, क्योंकि ये एक आम आदमी की जरूरत है जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए था, और अगर ये पूरा नहीं हो रहा तो ये नरसंहार है। हाईकोर्ट कहता है, दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि हम आधुनिकता में वैज्ञानिक तौर पर हम इतने आगे बढ़ चुके हैं साइंस में कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हम मस्तिष्क का ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर ऐसे दौर में मात्र ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से आम आदमी मर रहा है तो ये शर्मनाक है। इसके साथ ही हाईकोर्ट कहता है, ये अलग अलग हाईकोर्ट की स्टेटमेंट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि आप आंखें मूंद सकते हैं जनाब, हम आंखें नहीं मूंद सकते, हमें जनता को जवाब देना होगा। न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, ये जानते हैं कि हम रास्ता दिखाते रहते हैं जब आप गलत राह पर चल देते हैं। तो सबसे अहम बात है कि कई टिप्पणियों के बावजूद जो है सरकार का रुख परिवर्तित होता नजर नहीं आ रहा है। मेरे साथ मेरे दो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ मनोज यादव जी हैं, सपा से नेता है, रघुनंदन भदौरिया जी हैं, बीजेपी नेता है। पहला सवाल रघुनंदन जी आपसे होगा, क्योंकि हाईकोर्ट की टिप्पणियां, तल्ख टिप्पणियां अगर मैं कहूं तो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लगातार आपको फटकार पड़ रही है, उसके बावजूद स्थितियां नहीं बदल पा रही, क्यों आखिरकार? देखिए, ऐसा है, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार 24 घंटे काम कर रही है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के जो भी ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की जो भी व्यवस्था है वो हो रही, बल्कि कई लगभग 40 देशों से सारी व्यवस्था आ रही है और उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य हो रहा है और सबको व्यवस्थित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आप भी जानती हैं, अचानक महामारी आ जाना, इतनी बड़ी आ जाना, हर घर का व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाना, अस्पतालों में जगह नहीं है, जगह जगह अस्पताल की नई नीतियों के अनुसार नई जगह खुलवाने का कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट जितने हैं अस्पताल उनको कोविड के रूट में किया जा रहा है, रेलवे अपना कोविड का रूट बना रहा है। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि हम अपने यहाँ कोविड के अस्पताल खोलेंगे जिससे आम जनता सीधे जा सके। सब तरह से केंद्र के और प्रदेश के सारे के सारे हमारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब पूरी तरह से लगे हुए हैं। भदौरिया जी, ऐसा है, केवल एक सवाल, अगर आप सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो क्यों आखिरकार आपसे ये कोर्ट कह रहा है कि आप लोगों को मरने देना चाहते हैं? ये स्टेटमेंट क्यों कोर्ट कह रहा है? कोर्ट को क्या आपकी मेहनत नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए एक सम्मान की बात होती है। कोर्ट के किसी कार्य को हम लोग कहते नहीं है, ये उनका अपना अधिकार है और हमको सजग करने के लिए बार बार कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अखबारों में नहीं पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि वो टीवी पर ना देखते हो कि माननीय नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये दिखा दिया कि हमने जब हमारा प्रथम कोरोना काल आया था तो अपने देश को संभाला था, बल्कि विश्व में परेशान देशों को हमने सम्मान किया था और उनको व्यवस्थित भारत से व्यवस्था करके
उनके सम्मान के लिए सारी व्यवस्था की थी। आज उसी का उल्टा है, आज उसी का प्यार है, आज उसी का उल्टा है कि आप ही के दल के बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि पीएमओ ऑफिस यूजलेस है, उससे इस व्यवस्था को वापस लेकर के नितिन गडकरी जी को कोरोना काल की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, क्योंकि उनकी एबिलिटी पर हम भरोसा करते हैं। उसका मैं मिला है। हाँ, आगे बताइए। अब मैं इसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहन जी मैं एक बात कह रहा हूँ, आपकी सरकार है, आप शासन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता आपके भरोसे बैठी है, देश की आवाम ने केंद्र की सत्ता में आपको प्रचंड बहुमत के साथ बैठाया है, आप जवाब नहीं देंगे तो जवाब किससे मांगे, ये बता दीजिए फिर। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आप अभी कह दे कि रघुनंदन भदौरिया आप जाइए उत्तर प्रदेश का काम देखने लगो, तो हम आपकी बात तो है, आप कुछ भी कह सकती है, लेकिन आप एक बात समझिए कि हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इन दोनों हमारे माननीयों ने जो काम करके दिखाया है ये जनता जान रही। मैं जनता में रहता हूँ, जनता कह रही है आपको, और ये विनम्रता के साथ आज आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आज आपने लखनऊ में एक अस्पताल की शुरुआत की है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उसकी शुरुआत की गई थी, आज उसका शुभारंभ किया। आपको अस्पताल का नाम मालूम है? जरा तस्वीर देखिएगा, गूगल पर सर्च मारिए कि कितने कोरोना के नियमों का पालन आप कर रहे थे। देखिए ऐसा है बहन जी, जब ऐसे समय आते हैं, जब तूफान आता है, पानी बरसता है, तो मैंने एक बात देखी है, सुनिए एक बात देखी है कि पानी में खप्पर बहता है तो सांप और डोला तो होती है, एक साथ से नहीं आई होती है। नहीं है, ये विपक्ष की रीत नीत है जो चिल्ला रहा है, मैं समझ रहा हूँ। उनको आज भारत देश आज इस समस्या में साथ मिलकर काम देने की जरूरत है। आप नहीं बोल रही है, बाहर खड़े होकर विपक्ष नहीं चिल्ला रहा है, बैकुंठ धाम के बाहर खड़े होकर आम जनता चीख रही है, भैंसा कुंड के बाहर खड़े होकर विपक्ष नहीं हल्ला मचा रहा है, भैंसा कुंड के बाहर खड़े होकर आम जनता आपसे जवाब मांग रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो पीड़ित को, जिसको मृत आपके डॉक्टरों ने घोषित कर दिया, प्राइवेट अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत होती है, जिंदा को मौत मरा हुआ घोषित कर दिया। आप कह रहे कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है, आप तक अभी तक आम जनता की आवाज नहीं पहुंच पाई भदौरिया जी। कानून देश का कानून है, प्रदेश का कानून है, कानून क्या कहता है कि आम जनता की जान ली जाए, हम व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। बहन जी उसको दंड दिया जाएगा, जो कानून के अंतर्गत गलत करने वाले हो गए उनको दंड दिया जाएगा, ये कानून है। और उत्तर प्रदेश का जो कानून है, मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया कि कानून क्या होता है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी, हमारे योगी जी ने ये दिखा दिया है कि कानून बड़ा है, और कानून के अंदर जो पाया जाएगा वो दंडित किया जाएगा, वो चाहे डॉक्टर हो चाहे अन्य कोई हो। आम जनता को दंडित करिएगा, क्योंकि आपको उनकी आवाज तो आ नहीं रही, आपको लग रहा है विपक्ष हल्ला मचा रहा है मौतों पर। आम जनता के लिए तो हर चीज फ्री छोड़ दी गई है। मनोज यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, भदौरिया जी का कहना है कि ये विपक्ष का हल्ला है, ऐसी कोई दुर्व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोर्ट का काम कहना है, उसे हम कुछ कहेंगे नहीं, कोर्ट कह रहा है, लेकिन जो शोर है, जो मातम है, रोने चीखने पुकारने की आवाज है, वो विपक्ष की है। आम जनता को इलाज कराने की सारी व्यवस्था दे रखी हमने, एक गरीबों के लिए मनोज जी का जवाब सुन लीजिए। आपने कहा ना विपक्ष रो रहा है, तो हम विपक्ष ही सुन लेते हैं। विपक्ष चिल्ला रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहे मनोज जी? आप सब तो अच्छा है, उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था मेडिकल की दे रखी है शासन ने। देखिए काव्या जी, मेरे ख्याल से बीजेपी के काबिल साथी को मेरी दो बातों से ही जवाब मिल जाएगा जी। विपक्ष का रोल क्या होता है वो बात बीजेपी से बेहतर कोई नहीं समझता। इस देश के एक प्रांत में हिंसा होती है और 10 से 15 लोग उस हिंसा में मारे जाते हैं जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विपक्ष ने जानते हैं क्या रोल किया? पूरे देश में आज उन्होंने सांकेतिक धरना कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके जो ब्लॉक का अध्यक्ष होगा उसने सांकेतिक धरना कर दिया। ये विपक्ष, ये इसको विपक्ष का चिल्लाना कहते हैं कि जहां 2 लाख मौतें हो गई, जहां रोज सैकड़ों लोग बेमौत मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तब न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है सांकेतिक धरना, न कोई प्रश्न पूछता है सवाल से, न उस सिस्टम से सवाल किया जाता है जो सिस्टम इस वक्त पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। और हमारे काबिल साथी कह रहे हैं ये सुनामी आ गई तुरंत। अरे
इस देश के, विश्व के कितने सारे देशों ने आपको अलर्ट किया, कितने सारे वैज्ञानिकों ने आपको अलर्ट किया कि दूसरी वेव आ सकती है। आपने कौन सी तैयारी की? आप तो प्रचार में व्यस्त थे, चुनाव में व्यस्त थे। आप जिन आदरणीय मोदी जी का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने सब ऑल इज वेल कर दिया था, उन्हीं के उस शब्द जो जनवरी 8 को उन्होंने भाषण दिया था, जो कहा था कि हमने जंग जीत ली और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जंग नहीं जीत पाए, ये उन्हीं के कॉन्फिडेंस की बदौलत इस देश की जनता के मन से वो डर निकल गया कि दूसरी वेव जैसी भी चीज होगी, क्योंकि मोहर देश के प्रधानमंत्री लगा रहे थे। अगर मोदी जी अपनी वाहवाही, अरे महामारी पे काहे की वाहवाही, राजनीति करने के लिए आपके पास 370 है, हिंदू है, मुसलमान है, राम का मंदिर, श्याम का मंदिर, काशी का मंदिर, कितने सारे तो मुद्दे हैं। महामारी पे पीठ ठोकने की कौन सी आपको जल्दी पड़ी थी जो आप ये कहते फिर रहे थे? मैं इन सारी बातों पे बिल्कुल काव्या जी डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं डिस्कस करना चाहता हूं दुश्वारियों पे, और दुश्वारियां ये है कि आज अभी की खबर है, लखनऊ में एक ऑक्सीजन प्लांट में विस्फोट हो गया। प्लांट में जिस तरीके से भी 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। आप सोचो कि गैस मिल नहीं रही है, विस्फोट अलग से हुआ जा रहा है। लोगों की सांस से, ऑक्सीजन की कमी से सांसें उखड़ी जा रही हैं। एक नहीं, हजारों ऐसी चीजें हैं। आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। अरे आप नैतिकता के आधार पर इतना कह सकते हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां हैं उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं, वही कह रहा हूं, वही मैंने कहा है, आपने सुना नहीं? एक सेकंड, मैं सब सुना हूं, मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से सुना, क्योंकि ये देश, ये प्रदेश सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनना चाहता है, क्योंकि जी के पास जा रही है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं तेजपाल जी। भदौरिया जी ने कहा कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है, तो भदौरिया जी को एक अभी की खबर से मैं अवगत करा रही हूँ, जिसे अभी थोड़ी देर पहले यूसी न्यूज ने चलाया था कि फिरोजाबाद के अस्पताल में बत्ती गुल हो गई। अब सोचिए कि वो पेशेंट जो ऑक्सीजन पर बैठे हुए हैं, पंखा नहीं चल रहा है, वहां कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही है, परिजन जो है हाथ से पंप दे करके अपने परिवार के लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये व्यवस्था भदौरिया जी है, और अगर इस पर आप अपनी पीठ ठोकना चाहते हैं तो बिल्कुल दमखम के साथ ठोकिएगा। विपक्ष भी ठोकेगा आपकी पीठ की बहुत बेहतर सुविधा, और जनता भी 2022 में आपकी पीठ ठोक देगी। प्रीतपाल जी। काव्या जी, देश के जो हालात हैं, इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है। जब पहली लहर देश में आई थी, पहला केस जो दिसंबर में वुहान चीन के अंदर पाया गया था, उसके बाद ये दिल्ली के चुनाव भी कराते हैं, नमस्ते ट्रंप भी करते हैं, और अपनी एमपी की सरकार गिरा के अपनी सरकार भी वहां बना लेते हैं। जब ये हम लोग इसको जानने लगे, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा देरी से आया था, जब हमारे देश में देरी से आया था तो हमारे देश के नेताओं को चाहिए था उससे कुछ सीखना। बार बार विदेश हमसे ये कह रहा था, विदेश से बकायदा एक्टिविटी आ रही थी, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा था कि वो देश को अवगत करा रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री को अवगत करा रहे थे कि भाई जो विदेशी जो एयरलाइंस है उसको रोक लो अपने पास आने के लिए। तो यहाँ की जो एयरलाइंस है वो अपनी वक्तव्य में मीडिया के माध्यम से पूछने पे बताती है कि हमारे देश में कोई इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है, हम विदेशी एयर को यहाँ आने के लिए रोक नहीं सकते हैं। और अंत में यह हाल हुआ कि हमारी स्थिति बद से बदतर होने लगी। 500 केस जब हमारे देश में हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे नोटबंदी करने के लिए आए थे, उसी तरह से वो आए। आने के बाद उन्होंने कहा इस बात को कि हम कल 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाएंगे, और अगले 24 तारीख को उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये लॉकडाउन लगा दिया गया। उस बीच इन्होंने ना श्रमिकों का सोचा, ना किसानों को सोचा, ना व्यापारियों का सोचा, किसी के बारे में इन्होंने नहीं सोचा कि उनका चूल्हा कैसे जलेगा। स्थिति इतनी बद से बदतर हुई कि बेचारे पैदल से चलते 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 हजारों किलोमीटर अपने घर पहुंच के पकौड़े लाते हुए, मैं वहीं से आ रहा हूं। काव्या जी मैं वहीं से यहां तक आ रहा हूं, क्योंकि शुरुआत ही गलत है ना सर।
शुरुआत अगर अच्छी नहीं होगी, अगर नींव मकान की अच्छी नहीं होगी तो मकान तो ढह जाएगा। मकान ढह चुका है आज की डेट में। वो स्थिति जब चप्पलों से बगैर वो मजदूर घर पहुंचा, उस बीच हमारे माननीय, यार सुन लीजिए, मादा रखा कीजिए, आपको इस समय सुनना चाहिए, कम से कम विपक्ष का सुन लें, उसको सुधार कर लें। जब प्रधानमंत्री ने पहली लहर में यह कहा था, आपको याद होगा कई टीवी चैनलों ने बड़ा चढ़ा के इसको दिखाया था कि वेंटिलेटर देश में बना लिया गया है, देश के लोगों ने देश के भीतर ही वेंटिलेटर ऐसा बना लिया है कि एक वेंटिलेटर से दो मरीजों को हम उससे व्यवस्था दे सकते हैं। वो वेंटिलेटर में आपको याद होगा गुजरात की सरकार ने, यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, सेंट्रल ने भी उसमें पैसा डाला था। उस वेंटिलेटर का क्या हुआ, वो वेंटिलेटर कहां चले गए, उसकी कोई गिनती नहीं है। कोई जो जब एक बार वैज्ञानिक आपको अधिवक्ता है आपसे, संजीव जी मेरा एक सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून में हर नागरिक के जीवन की जिम्मेदारी जो है वो सरकार को सौंपी गई है। हर एक नागरिक बहुत अहम बताया गया है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन जिस बड़ी तादाद में नागरिकों की मौत हो रही है और लगातार हाईकोर्ट, चाहे वो मद्रास हाईकोर्ट रहा हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट रहा हो, दिल्ली हाईकोर्ट रहा हो, सबकी तरफ से तीखी टिप्पणी की जा रही है और उसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव नहीं दिख रहा है। क्यों आखिरकार? और भदौरिया जी जो भारतीय जनता पार्टी से है, उनका कहना है कि कोर्ट का काम टिप्पणी करना है, कोर्ट कर रहा है, हम काम भी कर रहे हैं। भदौरिया साहब को मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस समय शासन प्रशासन अपने आप में वो पूरी तरीके से हारा हुआ है और बेबस है। तो स्वयं वकीलों का नेता हूँ और यहाँ पे जितने भी लखनऊ की भरकर मैं जानता हूँ, यहाँ के जिला प्रशासन का हाल ये है और सीएमओ साहब का ये हाल है, इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। क्योंकि वकील जो भी होता है परेशान होता है, हम लोगों से कहता है, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। आखिरकार एक दिन सीएमओ साहब ने कहा, खुद ही कहा कि भाई साहब मैं बेबस हूँ, हमारे पास बेड नहीं है, हम कहाँ भर्ती करा दें। आपको बता दूं, मैं सबको व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरे पिताजी स्वयं कोविड पॉजिटिव हो गए थे, 90 ईयर ओल्ड हैं। उनको मैं भर्ती कराने के लिए इतना परेशान रहा, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। जबकि मेरे को ये व्यक्तिगत जानते हैं, आम आदमी की क्या व्यवस्था होगी तो बताना मुश्किल है। चलिए हम तो व्यवस्था करके घर में हमने आईसीयू बना लिया, ऑक्सीजन लगा लिया, प्रभु की कृपा से मेरे ठीक है। लेकिन ये मैं जो देख रहा हूँ, प्रशासन अपने आप में हार मान चुका, उन्हें पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ना कोई टेस्टिंग, अगर आज आप चाहे कोरोना की टेस्टिंग कराना तो अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई टेस्टिंग करा नहीं सकते। आज संजीव जी मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से सरकार ये मान रही है कि केवल न्यायालय जो हाई कोर्ट इस समय, क्योंकि एक मात्र हाई कोर्ट ही अब ऐसा बचा है जिससे लोगों को उम्मीद है, लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए यही एक ऐसा साधन बचा है जो लड़ रहा है। वो हाई कोर्ट जब इन टिप्पणियों को देता है तो सरकार ये मानती है कि केवल एक मात्र टिप्पणी दे दी गई। क्या हाई कोर्ट केवल टिप्पणी यूं ही दे देता है कि व्यवस्था हालातों को देख करके देता है? जब कहीं ना कहीं न्यायिका काम करना बंद कर देती है तो इनका कहीं मजबूरी में हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय को करना पड़ता है। इसका मतलब समझ लीजिए बहुत ही असहज स्थिति हो जाती है, जनहित याचिकाओं की स्थिति है, न्यायालय को बोलना पड़ता है। न्यायालय क्योंकि चीज को में नहीं करा सकता, उसको कराने के लिए विधायिका या कार्यपालिका ही होती है, तो उनके लिए कहता है। उसके बावजूद भदौरिया जी के पास जाऊंगी, फिर मैं प्रितपाल जी आपके पास आऊंगी, मैं भदौरिया जी के पास जाऊंगी, फिर प्रितपाल जी के पास आऊंगी। भदौरिया जी आपने सुन लिया, एडवोकेट कह रहा है न्यायालय कभी यूं ही हस्तक्षेप नहीं करता जब तक वो ये नहीं देख लेता कि विधायिका और कार्यपालिका जो है वो ट्रैक छोड़ चुके हैं, वो गलत ट्रैक पे मूव ऑन हो चुके हैं। उन्हें ट्रैक पे वापस लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग आज भी विधायक और कार्यपालिका से ज्यादा न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। एक फिल्म का डायलॉग है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोर्ट में तुम्हें देख लूंगा, तो ये कोर्ट आज आपको कह रहा है कि जनता हमारी तरफ नजर उठा देख रही, क्या करें, आप नहीं सुधर रहे हैं। न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, मैंने पहले भी कहा न्यायालय जो कह रहा है मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं अपने कार्यों में, मेरी सरकार अपने कार्यों में लगी है, आम जनमानस के लिए बराबर काम कर रही है। कौन से आम जनमानस में बराबर काम बता दीजिए प्लीज,
अनुरोध है मेरा, कार्य बता दीजिए आप कौन से कामों में लगे हैं? बैकुंठ धाम की तस्वीर दिखाने के बाद उसके आगे टीन शेड लगाने के कामों में लगे हैं आप? अरे देखिए, ऐसा है, प्रदेश सरकार जो है हमारे यहाँ जो प्रदेश सरकार में है, आप देख रहे हैं जो 100 बेड वाले हैं वहां पे ऑक्सीजन बनाने जा रही है कि तुरंत वहां ऑक्सीजन जितने भी 100 बेड वाले हैं उस पे हो जाए। प्रदेश सरकार हमारी कोरोना के काल में 18 से 45 साल वालों को वैक्सीन लगवा रही है। प्रदेश सरकार गाँव में करिए, ये सब बातें बता रहे हैं आपको, शर्म नहीं आती? आदमी कब नहीं करा? आपके शासन की पोल पट्टी खोलने की जरूरत किसी और को पड़ी ही नहीं है। आपके खुद के विधायक, खुद के सांसद, सबने पत्र लिख लिख करके मीडिया के सामने हल्ला मचा मचा के बता दिया कि सरकार कर क्या रही है आखिरकार। देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार बराबर अपना काम करती है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि मेरा कहीं नुकसान हो या मेरे कोई अंगुली उठावे, लेकिन काम करते करते जब बहुत इष्टा हो जाता है, ये सही थी जिसमें सबको हाथ बटाना चाहिए। जी काव्या जी, आप एक चैनल में हम सबको इकट्ठा किया है जी। आप इस चैनल में यही चाहेंगे कि सबकी बात हो जाए जी। फिर भी कभी कभी किसी को कम बोलने का अवसर मिलता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसको समय नहीं दिया? है ना, बोलने का अवसर मिलता है ना, इसका मतलब है कि मेरा प्रबंधन बढ़िया है। अगर मैं हर व्यक्ति का पक्ष ले पा रही हूँ तो मेरा प्रबंधन बढ़िया है। उसी तरीके से आपको जिम्मेदारी दी गई थी तो आपको इस 22 करोड़ की आबादी के लिए व्यवस्था करनी थी। मेरे साथ मारुति शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं मेरे साथ। शर्मा जी, सीधा सवाल, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद भी देश के हालात तस्वीर नहीं बदल रहे हैं। मौतों का आंकड़ा हमारे सामने है और विचार करने वाली स्थिति है कि हम भारत को ले कहां जा रहे हैं। देखिए मैडम, समस्या यहीं पर है जी। हम सामने देख रहे हैं कि हालात मेरे बद से बदतर हैं। मौत, ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़फ रहे हैं। इतनी भयावह तस्वीरें और क्या होगी। देश के लिए दुख की बात है कि लोग ऑटो में आ रहे हैं, ई रिक्शे में आ रहे हैं, वहां पर भी डॉक्टरों से हाथ पैर जोड़ते हैं कि मेरे परिजनों को बचा लिया जाए, और कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारी। जब हमारे पास हमारे घर में किसी मेहमान को आना होता है तो हम 2 बेड चारपाई की व्यवस्था पहले से करके रखते हैं। इन्होंने क्या ये नहीं सोचा था कि इनको जानकारी नहीं थी कि इसका सेकंड स्ट्रेन आएगा, जबकि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों के पैनल ने पहले ही इनको आगाह कर दिया गया था। इस सेकंड स्ट्रेन का पहला मरीज 7 सितंबर को ट्रेस हो गया था। आप क्या करते रहे? आपने 2022 के चुनाव की तैयारी पहले से कर रखी, बूथ स्तर पर। इवन देन आपने नंबर प्लेट, नेम प्लेटें तक बनवाकर उनके यहाँ पहुंचा दी है, और आप क्या इस बारे में जागरूक नहीं थे? आपने देश को मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया है। आपके लिए आम आदमी केवल एक गिनती है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी इस चीज को नहीं मान रहे हैं कि किसी चीज की किल्लत है। दवाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, त्राही मची है। बब्बर एजेंसीज में लोग मेरे मिलने होते थे, रात में वो भी लाइन में लगाए, सुबह तक। कितनी ये विडंबना है, ये कब तक रहेगा? जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं, हम ये बताइए। तस्वीरों को भी मैं दिखाऊंगी, और मुझे भदौरिया जी के पास जाना है क्योंकि अभी मेरे पास जो एक इनपुट है उसके बाद कुछ सवाल मेरे भदौरिया जी से। भदौरिया जी, व्यवस्था चाक चौबंद है, ऑक्सीजन, इंजेक्शन सब कुछ मिल रहा है ना? बस आप एक बार हाँ कह दीजिए, फिर मेरे सवाल के लिए तैयार रहिएगा। देखिए बहन जी, काव्या जी, मैं आपको एक बात फिर बार बार कह रहा हूँ, सारी व्यवस्था की जा रही है, सरकार लगी है, सरकार के लोग लगे हैं, सरकार ने गठन भी कर दिया है। कहीं सुरेश खन्ना जी देख रहे हैं, कहीं माननीय जयप्रताप सिंह जी देख रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था चाक चौंध करके व्यवस्था ये कर रही कि आम पब्लिक को परेशानी ना मिले। लेकिन ये समस्या गंभीर है, ये ज्यादा पूरी संवेदनाओं के साथ और भावनाओं के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आप हाल ही में आपके परिवार में भी एक व्यक्ति के निधन की खबर आई, उसके बाद आप डिप्टी सीएम के पास रोते हुए आपने कहा कि उन्हें इंजेक्शन अलॉट करवाया गया था, आपके ममेरे भाई हैं वो।
आप चाहें तो मैं स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाने के लिए तैयार हूं जो आपने अखबार में बाइट दी है। देखिए, आप रहे थे केशव प्रसाद मौर्य के पास और बता रहे थे कि किस तरीके से जो डॉक्टर ने इंजेक्शन कहा था उसके लिए अधिकारी मुझे टहलाते रहे, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं दिया और अंत में मेरे भाई का निधन हो गया। अंत में ये भी हुआ कि सीएमओ का यहाँ से ट्रांसफर हुआ। उससे क्या हुआ? ट्रांसफर किया गया, उससे क्या हुआ? भदौरिया जी खबर पढ़ के सुना देती हूँ, सारे पहले सुन लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा जो वादे दावे आप कर रहे हैं वो आप कितना सच कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं खबर की हेडलाइन के साथ भदौरिया जी पढ़ूंगी। प्रभारी मंत्री के सामने रो पड़े रघुनंदन भदौरिया। पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य से अपनी बात कहते कहते रो पड़े। उन्होंने बताया कि उनके मेरे भाई का निधन हो गया और वह उसके लिए इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कहा, उन्होंने सीएमओ और एडीएम दोनों से बात की, लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर इंजेक्शन देने की बात डालते रहे। आखिर इंजेक्शन नहीं मिला और उनके ममेरे भाई का निधन हो गया। भदौरिया जी पूरी संवेदना है क्योंकि परिवार आपका है, हमारा भी है और सब अपने परिवार के सदस्य तो बेहद प्यार करते हैं। आपने भी अपना परिवार का सदस्य इस व्यवस्था की वजह से खोया है। कम से कम अब तो स्वीकार करिए कि हालात बेहतर नहीं है, व्यवस्था सुचारू नहीं है। मैं बहन जी फिर कह रहा हूँ जी, ये एक सुनामी है आम पब्लिक में। ये इस तरह से हाथ जोड़ के आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सी ऐसी सुनामी आती है जो 1 साल पहले आ चुकी होती और आ ही रही है 2022 तक और आप संभाल नहीं पा रहे हैं। नदी का प्रवाह नहीं है, समंदर की लहर नहीं जो एकाएक आ गई। सत्ता हो, विपक्ष हो, आम जनमानस हो, गरीब हो, रईस हो, फैक्ट्री वाला हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, कलेक्टर हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसका रिश्तेदार या किसी की इस समय एकाएक इतनी व्यवस्था करना मुश्किल है। लेकिन भदौरिया जी आप सच को अस्वीकार कर रहे हैं। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आपसे कह रहा है कि नवंबर में जब आपको स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी करनी चाहिए थी दूसरी लहर के लिए, तब आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो सोचिए जरा आपको कोर्ट ने क्या कहा। और कोर्ट बिना सोचे समझे आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा है, यह हकीकत है, यह आप भी जानते हैं। उसके बावजूद क्या परिणाम आपके सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में, यह भी आपसे नहीं छिपाए। तो क्या समझू, आपने चुनाव जीतने के लिए आम जनता को मौत के गाल के सामने खड़ा कर दिया, ग्रास बना दिया मौत का आपने ने। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस समय वो स्थिति है जो विपक्ष बार बार चिल्ला रहा है। मैं कहता हूं हाई कोर्ट का, मैं सुप्रीम कोर्ट का, सभी का सम्मान करते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हम उन व्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं, हम टिप्पणियों पर टिप्पणी का जवाब नहीं दे रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज हर जहां भी 100 बेड है वहां पे ऑक्सीजन का प्लांट कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ है। आप जो कह रहे हैं वो झूठ है क्योंकि आपके दल के बड़े बड़े नेता ये दावे कर रहे हैं मंचों से कि सारी व्यवस्था सुचारू है। प्रीतपाल जी के पास जाऊंगी। अगर भदौरिया जी सच कह रहे हैं और भदौरिया जी कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था है, इनके मंत्री कह रहे हैं सारी व्यवस्था है, तो जमीन पर होती आम जनता की सीखे मतलब नकली है, ढोंग किया जा रहा है। लेकिन ये काव्या जी इन्हीं के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, इनको थोड़ा शांत कर लीजिए, इनको थोड़ा शांत कर लीजिए, शांत कर लीजिए, पहले इनको शांत कीजिए। आपका सारा पक्ष सुन लिया, अब मैं प्रीतपाल इनको ऑडियो थोड़ा इनके, अरे थोड़ा शांत हो जाइए यार, सुन लीजिए बहुत बोल रहे हैं आप, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, अरे भदौरिया जी सुन लीजिए, भदौरिया जी रघुनंदन जी वापस आऊंगी। प्रीतपाल जी आपके कानून मंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक क्या कह रहे थे ट्वीट पे? लगातार उन्होंने कहा फोन पे फोन मेरे पास आते हैं, मैं फोन लेना मैंने बंद कर दिया, मैं ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं करा पा रहा हूं, उनको बेड नहीं दिला पा रहा हूं, आईसीयू तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लोग मर रहे हैं सड़कों पर। लखनऊ डीएम ने इस बात को कहा कि ये हालात रहे तो लोग सड़कों पे मरना शुरू हो गए हैं, अब लाशें कहां जलाई जाएंगी। ये इनके खुद के हैं और इनकी ये स्थिति आ चुकी है, ये स्थिति इनकी उत्तर प्रदेश में खड़ी है आज की डेट में। और इनके जो मोहनलालगंज से जो सांसद महोदय हैं कौशल किशोर, वो बार बार अपने वीडियो जारी कर करके इस बात को कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, आपके सीएमओ सुन नहीं रहे हैं, कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। उन्हें भी ऑक्सीजन काव्या जी नहीं मिल पाई थी। एकदम काव्या जी, मैं आप आ जाऊं अदालतों पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट, माननीय बिहार हाई कोर्ट, माननीय उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट,
माननीय बंगाल हाई कोर्ट लगातार लताड़ लगा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को, उसकी अव्यवस्था को। अब आके चैनल पर झुठलाने का काम ये जो कर रहे हैं वो गलत है। और उत्तर प्रदेश की बात पे मैं आ जाऊं, जब पहली लहर थी तो सेंट्रल की गवर्नमेंट ने 17,500 करोड़ रुपए इसी कोरोना से लड़ने के लिए, इसके इक्विपमेंट खरीदने के लिए इनको दिए थे। तब बाबा जी ऑक्सीमीटर 500 रुपए का 5,000 में खरीद रहे थे, थर्मोमीटर 1,200 रुपए का 17,000 में खरीद रहे थे। कई ऐसे इक्विपमेंट जो कौड़ियों के भाव आते हैं, जो ऑनलाइन हम आप बटन दबा के ऑनलाइन उसको मंगवा सकते थे, तब ये इनको उसमें आपदा में अवसर खोज रहे थे। ये आज की डेट में आज जो बाजारी चरम पर है और सरकार काव्या जी 30 सेकंड काव्या जी, इस समय जो स्थिति खड़ी हुई है देश के अंदर, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है लगभग सभी राज्यों को पूर्णता जा रही है, वो उसको पहुंचा नहीं पा रहे। मगर दिल्ली की व्यवस्था, ये दिल्ली सरकार नहीं कह रही है, ये देश की न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा कि 700 मीट्रिक टन आपने कहा था देने के लिए, उनको 300-400 मीट्रिक टन आप दे रहे हो। फटकार आपको भी पड़ी थी, आपको याद होगा एकदम। जब आप मगर रिसेंटली अगर आप दिल्ली नहीं संभल रहा तो बता दीजिए केंद्र सरकार के हाथ दे दिया जाए। काव्या जी, उसके बाद न्यायालय ने इस बात को समझा, अध्ययन किया कि दिल्ली अपने पास से ऑक्सीजन कहां से लेके आएगी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ऑक्सीजन रोक दे रही है। अंत में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ गया कि कल सुबह तक आप इसको क्लियर कीजिए कि 700 मीट्रिक टन, हालांकि 976 मीट्रिक टन दिल्ली वालों को चाहिए, वो 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन आनी चाहिए। वो हमारे पीयूष जो रेल मंत्री हैं वो ट्वीट करके कहते हैं कि दिल्ली की ऑक्सीजन आई पड़ी है। अरे साहब, ऑक्सीजन रोज चाहिए। एक दिन में आपके टैंकर से जो ऑक्सीजन आ रही है उससे काम नहीं चलने वाला। वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी अपना पक्ष रखेगा। काव्या जी, आखिर हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, अभी इस बात की चर्चा हुई कि आपकी सरकार जो दिल्ली में वो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात को मांग रही कि हमें इतने मैट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन चाहिए जी। क्या आप मीडिया आर्काइव में कोई मुझे ऐसी बात दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कही हो कि उत्तर प्रदेश में मुझे इतने मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और हम इतना उत्पादन कर रहे हैं, इतने की कमी है जो हम बाहर से मंगा रहे हैं। क्या कभी आपने सुना? सिर्फ एक डायलॉग जो सुना है वो डायलॉग ये है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। तो फिर मौतें क्यों हो रही हैं? चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जहां। अब तो स्थितियां शायद बीजेपी के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी अपने गांव बात की तो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है गांव में। क्या वो आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत किए हैं क्या? मैं एक गांव की बात बता रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश भर के मौतों के आंकड़े अगर सरकार आज की डेट में आज प्रस्तुत कर दे, इनके पास लेखपाल है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, सब तो है। मैं कह रहा हूं एक दिन का सिर्फ आंकड़ा उत्तर प्रदेश में मरने वालों का प्रस्तुत कर दीजिए, विश्व के तमाम सारे दुनिया के देश हमारे ख्याल से वो सोना बंद कर देंगे जो स्थित उत्तर प्रदेश में है। वो तो लखनऊ के, मेरठ के और इन जगहों के, वो भी शहरों अस्पतालों के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं ना कि सिर्फ 250 मौतें हुई, लखनऊ में 25 हुई। जो ये गांव में लोग मर रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरे गांव के बगल में कभी 10 लोग मर जाए 2 दिन में। मैंने कभी नहीं सुना अपने जीवन में। हाँ, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बस पलट जाए, वो बात तो मैंने सुनी, लेकिन ऐसे बुखार आने से कोई 10-10 लोग मर जाएंगे 4 दिन में, ये बड़ी बुरी स्थिति है। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ एक खेल और हो रहा है, वो भी बता दो, बड़ी पीठ थपथपाई जा रही है। अरे ऐसा है, उत्तर प्रदेश में आंकड़े कम हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, लोग कोरोना के कम पेशेंट निकल रहे हैं। ये बेशर्मी है इस सरकार की। सबसे बड़ी बेशर्मी जो मुझे इरिटेट करती है वो यही बेशर्मी है। ना तो सरकार सही आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, ना सरकार सही ट्रीटमेंट दे रही है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और एक बात का इंतजार कर रही काव्या जी, और वो ये है कि ये स्ट्रेन आके चला जाए और सरकार वाहवाही लूट ले। बस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है। वो सरकार ऑल इज वेल करने के मूड में नहीं है। सरकार चाहती है जिस ताकत के साथ ही दूसरी लहर आई और जिस बड़ी तादाद में ये लोगों को लेकर के अपने साथ जा रही है, ये ऑल इज वेल कह नहीं सकती और पीठ अपनी थपथपाने की जनता नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे।
क्यों? इसलिए बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, इसलिए नहीं कह पाएंगे कोई नहीं बचा है। बिल्कुल। अभी वकील साहब ने कहा उनके फादर खराब है, कितने सारे लोग हैं जिनको सबको तकलीफ हुई है, सबके घर का कोई ना कोई खत्म हो गया। आज हमारे घर के एक रिलेटिव खत्म हो गए, तो कोई बचा थोड़ी नहीं है कि कोई बच गया हो इसमें। तो सरकार को सोच लेना चाहिए, बहानेबाजी नहीं, काम युद्ध स्तर पे होना चाहिए। यही आज कोर्ट ने भी इनसे कहा है। मारुति जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कोर्ट जब ये कहती है कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आप लोगों की मौत पर खामोशी बरस सकते हैं, हम नहीं बरस सकते हैं, हमें जवाब देना पड़ेगा जनता को। जनता विश्वास करती है हमारे ऊपर। आज जब कोर्ट ये कह रही है तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार केवल बहानेबाजियां कर रही है क्या? यही तो दुर्भाग्य की बात है। सरकार अच्छी बताइए कि ये लोग अपने किसी कार्य के लिए वो आवामी तो लूट लेते, अपनी खुद थपवा लेते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति खड़ी हुई है तो ये क्यों जिम्मेदारी अपनी नहीं ले रहे हैं, क्यों जिम्मेदारी से बच रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप उच्च पद पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को ऐसे तड़पते बनते कैसे देख सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? कोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? अगर आप अपने कार्य को सुचारू रूप से अंजाम देते रहते तो आपकी स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। ये देश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने आज भी, यानी जब समस्या एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है तो आज कह रहे हैं आप यहाँ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और जब सर से गुजर चुका है तब आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तब उसके आप प्रबंध ढूंढ रहे हैं। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय कोर्ट को इस पर दखलंदाजी करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इनसे नहीं समझ रहा तो सेना के हवाले कर दे, क्योंकि लोगों का जीवन बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लोग ऐसे उनका कहना है कि आप स्थिति नहीं संभल रही थी तो आपको आईआईटी और आईआईएम से बात करनी चाहिए थी, वो आपसे बेहतर स्थिति को संभाल सकते थे। जी, ये कोर्ट की लताड़ है। लेकिन ये झूठी और ईगो में फंसे हुए इतनी गलती मानने को राजी कहां है भाई? अगर आपसे दोस्ता नहीं समझ रही तो आप आगे हैंड ओवर कीजिए किसी को। जी, ये किसी भी स्थिति में, तमाम स्थितियां जो गुजर चुकी हैं, नोटबंदी हो लाइक दैट, तमाम चीजें हो, उस पर भी इन्होंने कभी किसी से जानकारी नहीं मांगी। ये केवल अहम और दंभ के बल पर जीतते रहे और आम आदमी को बेवकूफ बनाने का नाटक करते हैं। लेकिन अब गुजर चुका है, अब हम नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी मरे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट से निवेदन है मेरा कि वो तुरंत कार्रवाई करे। इनके बस का बात नहीं है। बिल्कुल। संदीप जी के पास मैं जा रही हूँ। संदीप जी, अभी हाल ही में जब केंद्र का एक नया प्रोटोकॉल सामने आया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्हें ही मिलेगा जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है, जिसके बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि जनाब ये स्टेटमेंट वही व्यक्ति दे सकता है जिसने पूरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं है तो उसे आप रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं देंगे, जबकि उसको डॉक्टर कहेगा तब भी। ये कौन सा नया प्रोटोकॉल है? अब सवाल ये उठ रहा है कि या तो सरकार जल्दबाजी में फैसले ले रही है कि कुछ भी कर लो, जो बचा कुचा संसाधन उसे किसी तरीके से बचा लिया जाए, या तो फिर सरकार सोच रही है अब जो हो रहा है वो होने दो, हम जो कर पाएंगे ठीक है, जो नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं। पांडे जी, समय जो मेरे समझ में आ रहा है जी, सरकार ने एक चीज सोच लिया है कि इसको बढ़ने दो, धीरे धीरे लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी, मरने वाले जो है मर जाएंगे, अपने आप एक व्यवस्था पैदा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार, सहमत हूं आपकी बात से। और सरकार पूरी तरीके से लाचार है। सरकार के पास ना कहीं बेड है, ना कोई इलाज है, ना कोई नियंत्रण है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने में लगी है। इतना समय मिलने के बाद भी इन्होंने दुनिया चेत गई। दुनिया आज तक, अमेरिका जैसा देश जो नंबर 1 में था, वहां आज बच्चों को वैक्सीन लग रही है। यहाँ पे आप जाके देखिए, वैक्सीन के नाम पे तमाशा हो रहा है, इतनी भीड़ हो रही है। आप शमशान में जाके देखिए, आपका कलेजा कांप उठेगा। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा आज की डेट में जिसका एक आध सगा संबंधी ना खत्म हुआ हो। लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। सरकार सिर्फ उन्माद की राजनीति कर रही है। उसको ऐसा है नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके शिकार वो खुद भी हैं। ऐसा नहीं कि शिकार वो नहीं है, शिकार उनके खुद के नेता भी है और उनके साथ के कई नेताओं की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन वो सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। बस दिक्कत इतनी है कि वो सच नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। नहीं, इनके पास कोई नीति नियम कोई है नहीं चलाने के लिए। इनको सरकार बनाना सिर्फ भावनाओं पे आता है,
उन्माद दिखा के आता है। ये सिर्फ उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, जो लेकिन देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके बारे में आज तक इन्होंने कोई विचार नहीं किया। आज हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज तक सरकार बच्चों की फीस के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाई, जिसमें कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। हम अधिवक्ताओं को विधानसभा तक घेरा, लेकिन सरकार ने उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया। आज आप देखिए जाके, अगर आप ऑनलाइन बुक करा रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो वैक्सीन का आपका नंबर ही नहीं लगता, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लोग। आज यहाँ तक आप देखिए, इनको स्वयं जगह जगह कैंप लगाना चाहिए था। 1 साल मिला था, पहले इनको ये चाहिए था कि अपने देश के लोगों को ये वैक्सीन लगाते। इन्होंने वैक्सीनेशन देश में ना करके इन्होंने सिर्फ सौदेबाजी किया। इन्होंने विदेशों में जाके पता नहीं कौन सा अपने आप को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। आज उन्हीं के हाथ में कटोरा आ गया, दूसरों से भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विश्व गुरु। चलिए, बहुत गुरु बनना है, इसका कोई विश्व भिखारी बना दिया, भदौरिया जी विश्व भिखारी बना दिया है। आपने मनोज जी को सुना, आपने मरुद जी को सुना, आपने संदीप जी को सुना। मेरा सीधा सवाल कि ये पूरा विपक्ष जो आपसे कह रहा है, क्या आप इन सभी खबरों से, इन सभी बातों से अपरिचित हैं? देखिए, मैं इनके कहने से, खबरों से, मैं स्वयं रोज अखबार पढ़ता हूं, टीवी देखता हूं, आप जैसे चैनलों को देखता हूं। ये निश्चित है कि जिस तरह से ये भयावह मौत हो रही है, ये हम लोगों ने पहले कभी जीवन में नहीं देखा है। और मैं केवल इसीलिए विपक्ष के भाइयों से प्रार्थना करते हुए कहता हूं, निवेदन करता हूं, इस समय राजनीति मत करो, इस समय कुछ काम करो। कुछ आप भी बढ़ें, हम बढ़ रहे हैं, कुछ आप भी बढ़ें, आप भी बढ़ के लोगों की सेवा करें, आप भी बढ़ें। जब ऐसी समस्या आती है, हमने तो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी समस्या में अब माननीय जी मुख्यमंत्री जी बराबर काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज से ही कोरोना की टेस्टिंग घरों घरों होने जा रही है, व्यवस्था भीड़ लगती है, तो भीड़ को क्या लाठी चलवाई जाए, भीड़ को व्यवस्थित कहा जाता है। चुनाव के रिजल्ट पर हमने चर्चा की थी। आज मेरे पास इनकम डिपार्टमेंट से इतनी खबरें आई कि उस चुनाव के परिणामों के बाद मैडम हालात ये हैं गांव के कि पता नहीं कितने परिवार कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। हर काम योगी जी का है, हर काम मोदी जी का है। अरे विपक्ष केवल कहने के लिए बने हो क्या? अरे कुछ करके दिखाओ। आपने क्या किया है बताइए, आपने क्या सहयोग किया जनता की जो बताइए। मैं बताना चाहूंगा काव्या जी इनको, जी बिल्कुल भदौरिया जी को बताना चाहूंगा कि विपक्ष ने क्या किया। जी बताइए। उत्तर प्रदेश की, अरे भदौरिया जी सुन लीजिए, विपक्ष ने क्या किया। जब पहली लहर देश के भीतर थी, तो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर ऑक्सीमीटर का अभियान चलाया। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव में जाकर 1,10,000 गांव में जाकर आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीमीटर का अभियान चलाया। ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीमीटर नापा, उसका पल्स नापा, उसका थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापकर उसकी पूरी रिपोर्ट आपके राज्य सरकार को सम्मिलित की है। आप सुन लीजिए। उसके बाद माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आज अनाउंसमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग बाइक एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से। वो बाइक एम्बुलेंस घर घर गली गली तक जाकर जो पेशेंट होंगे उनको उठाकर वो अस्पतालों तक भर्ती करेगी। मगर आप व्यवस्था तो खड़ी करो। आम आदमी पार्टी दिल्ली क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पताल बना दे, वो बनाएगी, 2022 के बाद बना सकती है। आज बनाने का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दे रखा। भदौरिया जी सुन लीजिए विपक्ष ने आपका क्या क्या किया। आज काव्या जी, देश की 148 करोड़ जनता है आज की डेट में, और मात्र 0.25% लोगों को इलाज नहीं दे पा रहे विश्व गुरु के दाता।
ये राजा जी नरेंद्र मोदी जी देश के 2.5 लोगों को भी आज इलाज मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, विश्व गुरु के दादाजी। ये क्या देश को चलाएंगे? ये विपक्ष पे उंगली उठाने वाले पक्ष में बैठे हो और कटोरा लेके बैठे हो, बना रहे हो कि 5 ट्रिलियन हम देश को इकोनॉमी खड़ी कर देंगे। आज इकोनॉमी -34% जीडीपी नीचे चला गया है देश का। चलिए ठीक, देश के अंदर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और भदौरिया जी चैनल पर आकर अपने यशस्वी योगी नाथ जी की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको साहब। अरे चलनी क्या बने, आपके 9 से छेद है, 9 से छेद है, आप 9 से छेद माने क्या बोले? अरे देश की 148 आबादी में आप कितने लोगों को इलाज दे पा रहे हैं? भदौरिया जी 2.25 लोगों को भी आप इलाज मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। मात्र 34 लाख लोग बीमार है आज की डेट में। 34 से 35 लाख देश में इस समय मरीज है, उसको इलाज आप नहीं दे पा रहे हैं। मनोज जी थोड़ा आप इसको क्लियर कीजिए। मनोज जी अच्छा बता लेंगे। हाँ मनोज जी आप बोलिए। देखिए भदौरिया जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, अरे नहीं, धैर्यता के साथ डिबेट, ये ऐसे मुद्दे नहीं है कि आप झगड़ा कर रहे हैं। भदौरिया जी मैं आपसे अनुरोध करके कह रहा हूँ, आप बात सुनिए और सुनाइए, लेकिन बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैं एक बात कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के हालात इतने बिगड़ क्यों गए, इस बात पे चर्चा। सपा के नेता हो, आपकी पार्टी का कोई नर्सिंग होम हो, आप दिखा दीजिए मैंने फ्री किया है। मैं अरे क्या नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीमीटर का अभियान चला दिया, घर घर दरवाजे गई, तब आज हमारे पास 650 लोग जीते हैं इस पंचायत में ही। गांव में आपने हम लोग को एंट्री दे दी। ये भाजपा की गलती थी, योगी आदित्यनाथ की गलती थी। जितना कह सके उतना कह लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, रुक जाइएगा, पहले बात सुन लीजिएगा। पिछले साल जब आप सैनिटाइजर और मास्क और पानी पी लीजिए थोड़ा, N95 मास्क का काव्या जी की कालाबाजारी हुई थी। आपको काव्या जी बात आया कि दामों पर कंट्रोल करना है, आज वही हकीकत है, वही रेमडेसिविर जो मनोज जी के बोल लेने दीजिए। काव्या जी मनोज जी अपनी बात रखिए। कितना महंगा मिल रहा है, 7.5 लाख रुपए में ऑक्सीजन बेड अस्पताल में मुहैया हो पा रहा है। आप जाकर के आंकड़े आपको चाहिए हो तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। 7.5 लाख रुपए। अरे बनारस का व्यापारी इनको फोन करके योगी आदित्यनाथ को कह रहा था, बनारस का व्यापारी कह रहा था कि यहाँ पे हम लोग लूट रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बनारस को लूट रहे हैं। काव्या जी मैं चाहूंगा कि डिबेट की गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि बड़े ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन तर्क करने से शायद कुछ निकल के आए। हमारे साथी ने कहा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिन जिन जगह पे 2 दिन में बेड के उद्घाटन किए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे वो कैंसर लगे और चाहे वो दूसरी जगह पे जो यहाँ शहीद पथ के किनारे किया है, वो दोनों समाजवादी पार्टी ने ही बना है अपने कार्यकाल में। आप जितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे वो समाजवादी पार्टी ने किया है। आप हमसे बताओ ना, हमसे जो मदद चाहिए आप बताइए, मदद देने को। तो मैं तो एक हफ्ते से कह रहा हूँ, अरे छोड़िए, हम इस पे नहीं जाते हैं। आपकी कौम जो है, अरे तभी तो भाजपा को चुना उत्तर प्रदेश ने। अब आप कर लीजिए काम, उत्तर प्रदेश ने तो भाजपा को चुना है। आप बेशर्मी के साथ राजनीति करते हैं, बेशर्मी के साथ राजनीति करते हैं। हमारे अंदर आरएसएस का खून नहीं है, आरएसएस की विचारधारा हमारे अंदर नहीं जो हम बेशर्मी से राजनीति करें। माफी चाहेंगे, ऐसे लोगों को मैं डिबेट नहीं करता, बेशर्मी कहीं के। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि जनाब आप चुनाव करवा करके मौत को बुला रहे हो। अगर भदौरिया के सगे भाई भी मर जाएंगे तो भाजपा को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। अगर मैं सहमत करता हूं, कोरोना से मर जाए, मैं सहमत हूं मनोज जी की बात से, प्रोटेक्ट करेंगे। ये बेशर्मी की एकदम मैं सहमत हूं, मनोज जी की बात से सहमत हूं। तब भी बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एकदम मनोज जी आपकी बात से सहमत हूं मैं। चलिए वास्तव में मौतें ही हत्याएं हैं जी। चोर बता दो, सुन लीजिए, आप अपना आपा खोल रहे हैं। रुक जाइए भदौरिया जी, आप अपना आपा खोल रहे हैं। कहते कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन बढ़ाई जाए, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की जाए। भदौरिया जी आप अपना आपा खोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपकी पार्टी क्या कर रही है देश के अंदर, और यहाँ पे प्रवक्ता उनके भाजपा के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं।
इनका चरित्र यही है, ये आपा खो देते हैं। मैं खो रहा हूँ, मैं जमीन की बात बोल रहा हूँ। मैंने एक बात कही कि ऐसा कोई घर नहीं बचा हो, सत्ता हो विपक्ष हो, जिसके तो आंकड़े क्यों नहीं आ रहा है? अगर अवसर में सरकार आंकड़े क्यों, आपदा में अवसर खोजने का काम तो करते हैं भदौरिया जी आपकी पार्टी। ये समय विचार देने का है, ये समय बुराई करने का नहीं है। आपदा में अवसर खोजने का समय है, आपके प्रधानमंत्री ने कहा। कहाँ बैठे हैं आप? भदौरिया जी आप ऑक्सीमीटर में घोटाला कीजिए, आप थर्मोमीटर में घोटाला कीजिए, आप मशीनों में घोटाला कीजिए, वेंटिलेटर में घोटाला कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी से कहिए आपदा में अवसर खोजें। आज हमारे कोयल रेलवे के बन रहे, आप देख नहीं रहे बन रहे, लेकिन आप चाहते हो कि आम कहो और आम मिल जाए। आम लगाने में और आम के, अरे पेट्रोल डीजल से कितनी कमाई कर रहे हैं आप? समझ दोगे कि नहीं? 32 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में चिपका रहे हैं जनता को और कह रहे हैं कि हम कमाई नहीं कर रहे हैं। इनका जवाब बड़ा अच्छा वाला था। कौन सा आम का पेड़ लगा रहे हैं और अब कौन से जन्म में आम के पेड़ को जो है उससे फल खाएंगे? हाँ, ये फल बनाएंगे। साल बीत गया है, अब कौन से आम खाएंगे? दूसरी सरकार को देंगे क्या वो आम खाने के लिए? एक मिनट, मैं इनसे चलने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ नहीं चला सकते उत्तर प्रदेश। आपसे ये मंदिर में घंटा बजा सकते हैं, पूजा अच्छा कर सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते। ये लोगों ने देख लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया पंचायत चुनाव में इनको। मारू जी का जवाब देना चाहूंगी। मारू जी देखिए, ऐसा है, मैं आप जी अनुरोध है मेरा, आपका नाम मारू जी नहीं है, मारू शर्मा जी से कह रही है मैं आंसर दे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मारू जी जी, हालात ये हैं कि अब कोर्ट कह रहा है कि अधिकारियों पर हत्या के मुकदमे चलने चाहिए, सरकार को बहाने बंद कर देने चाहिए, सरकार मुंह छिपा रही है, कोर्ट को जवाब देना है। देश में ये हालात हैं और उसके बाद राजनीतिक दलों की सफाइयां, तो मैं क्या कहूं, ये सियासत अब इतनी गंदी हो गई है कि बिना जनता के चलनी शुरू कर देगी। देखिए सच्चाई तो यही है जी कि हम जब मैं जिम्मेदार पद पर बैठा हूं और लोग मर रहे हैं, इतनी लापरवाही से लोग मर रहे हैं, तो ये वास्तव में हत्या है। ये स्वतः मौत तो नहीं है, ये हत्या। कोर्ट मान लीजिए, कोर्ट जो कह रहा है वो सच्चाई है। ये हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए ताकि वो लोग बेनकाब हों जिन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। इतने ये कांटेक्ट नंबर देते हैं, आप, मैं खुला चैलेंज देता हूं कि किसी भी कांटेक्ट नंबर पर आप कॉल कीजिए, कोई भी फोन उठाने को राजी नहीं है। ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? हम कह रहे हैं आप आंकड़े ही पब्लिक के सामने आंकड़े ही रख दीजिए ना। इन्होंने शुरू से लाइन लगवाई है, आज मुर्दों तक से लाइन लगवा दी है, टोकन बट रहे हैं। ये कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है। ये हमारा देश कहां चले आए। 6 साल तक तो ये अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं रहे, दूसरों पे जिम्मेदारी छोड़ते रहे कि पिछली सरकारों ने ये किया। अरे भैया, पिछली सरकारों ने किया, जनता ने उनको नकार दिया। आपको नेहरू पे इल्जाम लगाते हैं, बस सब नेहरू जी कर रहे हैं, चाचा नेहरू कर रहे हैं, सब कहां पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल तय बात है, वास्तव में जिम्मेदार पद पे बैठे लोगों पे मुकदमे लगने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की हत्याएं हुई है और इसको नहीं मतलब अब इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। आज से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इनको पर सख्ती नहीं बरती जाएगी, ये इसी तरह लापरवाही करते जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर छोड़ते चले जाएंगे। आज ने निर्भर बना दिया लोगों को कि तुम मरो भगवान के भरोसे, तुम जिंदा रहो भगवान के भरोसे। अरे भैया, तुम क्यों गद्दी पे बैठे हुए? छोड़ दीजिए, आपसे नहीं चल रही सत्ता तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही बात है। मैं मारू जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं संजीव जी के पास जाना चाहूंगी। संदीप जी, आप मारू जी भी ये कह रहे हैं, हाई कोर्ट भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि उन सभी अधिकारियों पर और कई ऐसे नेताओं पर भी हत्या के मुकदमे चलने चाहिए जिनके फैसलों की वजह से, जिनके निर्णयों की वजह से आज आम जनता की मौत हो रही है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग अपनों को खोते जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप 2 मई की घटना देखिए, पंचायत चुनाव हो रहे थे, लॉकडाउन था, किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ी। अब इसको कौन ठीक करेगा? इसको विपक्ष तो ठीक नहीं करेगा। इसके लिए स्थानीय थानेदार जिम्मेदार है, स्थानीय कप्तान जिम्मेदार है, डीएम जिम्मेदार है। इतनी वहां पे भीड़ क्यों इकट्ठा होने दिया? आज अगर काला बाजारी हो रही है तो जो होलसेल व्यापारी, इनका स्टॉक कौन चेक करेगा? इसका चेक विपक्ष तो करेगा नहीं। ऐसा नहीं दवाइयां है नहीं, ऐसा नहीं ऑक्सीजन है नहीं। अगर आपके पास जुगाड़ है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फेविफ्लू नाम की दवा 10,000 रुपए का पत्ता खरीद के अपने एक रिश्तेदार को दिया, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बना रखी है जो एक छोटे छोटे मतलब
4th क्लास के जो नर्सिंग होम है वो कहते 35,000 रुपए डेली लेंगे, शर्त ये ऑक्सीजन आप लेके आइए। आखिर इसकी व्यवस्था किसको करानी चाहिए? आज इतने दिनों में 1 साल से लोगों को पता है कि इतनी बड़ी महामारी है, इसकी एक तैयारी होना चाहिए। पूरा विश्व चिल्ला रहा करा रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ उचित नहीं समझा। आज ये बात वाजिब है, मैं आपको रोक कर एक बात कह रही हूँ जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुझसे कहते हैं और आप भी लगातार ये सुन रहे होंगे कि उनका मानना है कि ये महामारी जो है ये एकाएक आई है, ये तबाह, ये एक तरीके का तूफान है जो आया है एकाएक और हमें समझ ही नहीं आया कि कुछ आया भी है ऐसा। ये निहायत बेवकूफी भरी हुई बात है अगर कोई इस बात को कहता है। पूरा विश्व, आप विश्व का सिनेरियो देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग, जितने भी देश हैं सब साल भर से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वहां पे आज तक कोई आदमी मास्क अपने नाक से नीचे नहीं उतारता और यहाँ पे इन्होंने मास्क को खिलवाड़ बना दिया। जैसे प्रधानमंत्री खुद ही बना दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी मास्क उतार के चल रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का इन्होंने कोई बगैर मास्क के, और इतनी व्यवस्था इनको जो देखना चाहिए कि आ रही है। इनको पता था कि महाराष्ट्र शुरू हो गया, महाराष्ट्र में व्यवस्था बिगड़ रही थी, तो और इनको इतना टाइम मिल गया था। जब एक आध स्टेट में फैलने लगा तो अन्य स्टेटों को ठीक करना चाहिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, लेकिन इनका ध्यान उसमें नहीं था। इनका ध्यान किसी भी तरीके से अपनी सत्ता को काबिज करना, सत्ता पे कब्जा करने पे था। ये एक तरह का देश में कुछ इनको शासन चाहिए, देश का आदमी जिए मरे। इन्होंने एक नया फंडा तैयार कर लिया, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो ला नहीं पाए। इन्होंने कहा कुछ ऐसा ही जनसंख्या नियंत्रण हो जाए कि अपने यहाँ देश की 20-25% आबादी उस कानून को इम्प्लीमेंट ना करने के कारण है तो शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए आपके साथ कहने। आज हमारे पास लोग फोन करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जब ये नारा दे रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर आपने कर, शर्म नहीं आनी चाहिए थी? ऐसे 25% आदमी कम हो जाएगा आत्मनिर्भर। क्या कह रही हैं आप? इन्होंने भदौरिया जी अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। स्थिति मैं आपको बहुत सौम्यता विनम्रता के साथ कह रही हूँ। काव्या जी दूसरे चैनल पे जाना है। ये है उत्तर प्रदेश काव्या जी, ये है जी, मैं हट रहा हूँ, मैं दूसरे चैनल पे निकलना मुझे जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं भदौरिया जी के पास जा रही हूँ। भदौरिया जी, स्थिति से मैं आपको अवगत कराती हूँ। व्यवस्था स्वास्थ्य की कैसी है उस पर आप क्या कह रहे हैं आप कहते रहिए, आप अपनी पीठ थपथपाइए और जमकर थपथपाइए, मैं उस पर कोई आपत्ति आपको नहीं करने वाली हूँ। तस्वीरें मैं भी देख रही हूँ, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस समय देख रही है। हर विश्व पटल के अखबार पर आज छाए हुए हैं और किस किस नाम से छाए हुए हैं वो आप बहुत अच्छे से परिचित है, मुझे उसको आपको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी वजह से स्थिति ये है कि एक तो स्वास्थ्य व्यवस्था से व्यक्ति जो है बदहाल और रही सही दूसरी कसर काला बाजारी ने उतार रखी है। ना आप व्यवस्था दे पा रहे, ना आप काला बाजारी रोक पा रहे। आप स्थिति समझ रहे, 500 रुपए का ऑक्सीमीटर अगर 5,000 का इस समय बिक रहा है तो आप समझ रहे कि अगर कोई गरीब व्यक्ति चाहे कि वो ऑक्सीमीटर ले ले और अपने घर में ही थोड़ा बहुत देख ले तो स्थिति वो नहीं है। 18,000 का खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर पनकी में बिका है कानपुर में, खबर चाहिए तो वेरीफाई कर लीजिएगा। 18,000 का खाली सिलेंडर, 6,000 की उसमें ऑक्सीजन का 25 से 27,000 तक बिकी जी। अब ये स्थिति है, 25 से 27 लीजिए, और भी दाम सुन लीजिए। 7.5 लाख रुपए अस्पताल होने के लिए है, वो भी केवल एक बेड का। उसके बाद अगर आप कोई सुविधा चाहते तो उसके चार्जेस और हैं। अब मुझे ये बताइए जनता बचेगी कैसे, कैसे बचाएंगे जनता को? देखिए बहन जी, मैं फिर काव्या जी एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, कि जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं कानून उनको माफ नहीं कर रहा है, दंडित कर रहा है। एक सिलेंडर बिका है ना, लाख सिलेंडर तो नहीं बिके है ना। जो पकड़ा जा रहा है वो जेल जा रहा है। व्यवस्था को जो ये समय देखिए बड़ी कड़वी लग जाएगी बात, बड़ी कड़वी लग जाएगी बात। अपनी बीवी के गहने बेच करके अगर किसी की कोई मदद कर रहा है तो आपके प्रशासन उस पर मुकदमा ठोक रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, बहन जी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जो अस्पताल में इलाज कराएगा उसका पैसा सरकार देगी। व्यवस्थित व्यवस्था की जा रही है। अब जब आप व्यवस्थित रूप में जो भर्ती हो रहा है, आज हम स्वयं, मैं दर्जनों लोगों के रोज मदद करता हूं, किसी को सिलेंडर गैस दिलाता हूं, ऑक्सीजन की
किसी को मैं भर्ती कराता हूँ, किसी की व्यवस्था के रूप में बराबर काम कर रहा हूँ। लेकिन आज पीठी थोपने की जरूरत नहीं कि मैं ये करूँ और लिख दूं कि मैंने ये सिलेंडर, लोग जो कर रहे हैं आज एक सिलेंडर अगर बिक गया तो उसमें पूरा प्रदेश खराब हो गया। आज अगर नहीं है भदौरिया जी, एक सिलेंडर हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, ये सच नहीं है। आप जो स्वीकार अपने आप में कर चुके हैं वो गलत है। तुम जेल जा रहे हैं, पुलिस ग्राहक बनके पकड़ रही है। अरे कानून की व्यवस्था कानून कर रहा है, इतना क्यों परेशान हो? इस समय हाथ बटाओ। अच्छा, इस समय हम परेशान नहीं होंगे, आप परेशान नहीं है तो इस हिंदुस्तान को बचाने की अब जिम्मेदारी कौन ले ले? हाईकोर्ट जज अपना नहीं, जनता परेशान है, सीधी सी बात। अपनी वकालत छोड़ करके हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था देखनी शुरू कर दे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी तस्वीरें सही नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, जो व्यवस्था है वो सुचारू है ना, आपकी व्यवस्था सुचारू है, जो हम दिखा रहे हैं वो भी सच है। अगर आप चाहते हैं कि हाईकोर्ट आके अस्पताल में लोगों को देखना शुरू कर दे तो ये बता दीजिए आज मुझे। नहीं जाएंगे जी। काव्या जी मैं फिर कहना चाहता हूं, अरे बहन जी ये समय वो है, अभी आप 8 दिन 10 दिन में देखना सब संभाल जाएगा। एक समय एकदम ये भीड़ बढ़ी है, हम गांव के हैं बताया, क्योंकि हमारे हिसाब से तो मेडिकल टीम ने ये पूरा महीना 15 तारीख तक आपको जो है संवेदनशील बता रखा है। बहन जी देखिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। कब बढ़ाया आपने भदौरिया जी, कब बढ़ाया आपने? जब समस्या आई तब बढ़ाई गई। कोर्ट ने आपसे कहा कि हम आपसे समस्या जब सबसे गुजर गई 15 दिन का लॉकडाउन लगा दीजिए। जब आपके पंचायत चुनाव का परिणाम आ गया, जब पश्चिम बंगाल का परिणाम आ गया, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शिक्षक संघ जो लगातार कह रहा था कि हम काउंटिंग नहीं करेंगे, आपने कहा कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन करवाएंगे। मतगणना की तस्वीर देख लीजिएगा, नहीं तो यूसी न्यूज चैनल आइएगा, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी 2 तारीख की। आप खुद के सर पे हाथ लगा के बैठ जाएंगे कि ये व्यवस्था हमने की थी। जो दावे आप वो भी दिखाइएगा जहां लाठी डंडा चलाए गए पुलिस ने कानून से। काव्या जी मैं अपना कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। बिल्कुल मनोज जी, एक चीज पर दिखाना, ऐसा नहीं कि कानून ने अपना काम नहीं किया है, व्यवस्थित काम किया है। जी लोग नहीं माने व्यवस्था का दावा करके आए थे ना सुप्रीम कोर्ट, बस हाँ मारे गए, यही व्यवस्था का दावा करके आए थे आप सुप्रीम कोर्ट, जिसके दम पर आपने मतगणना करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने का कहा था। काम करने वाले से गलती होती है, बोलने वाले से गलती नहीं होती है। जो करता है उसी को आरोप लगाएंगे, जो नहीं करता ये सारे नेता बैठे हैं। आपने बहन जी एक बात नहीं की, बताइए सपा का कौन सा नर्सिंग होम है जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है? कांग्रेस का सरकार में है क्या? बताना नहीं चाहूंगा। सपा सरकार में होती है। मैं मनोज जी से भी यही सवाल करती हूँ, एक बता दीजिए, आप बता दीजिए। भदौरिया भाजपा नेता है, सपा के नेता। जिम्मेदारी मारुति जी के हाथ में सौंपी आपने, हमने जिम्मेदारी मारुति जी के हाथ में दे रखी है, हमने जिम्मेदारी मनोज जी के हाथ में दे रखी है। नहीं ना, नहीं ना, प्रचंड बहुमत की सरकार काव्या जी मैं अनुरोध करूंगा डिबेट में हम लोगों को भी बात रखनी है। मनोज जी, काव्या जी इसमें भदौरिया की कोई गलती नहीं है। भदौरिया जी को महसूस हो रहा है कि वो आरएसएस के हैं और समाजवादी पार्टी के संगठन से कंपैरिजन कर रहे हैं। वो भूले बैठे हैं कि वो सत्ता में है, वो भी उत्तर प्रदेश की सत्ता विश्व में 7वें नंबर पे है, जिसको एक राष्ट्र के बराबर दर्जा प्राप्त है। ये शायद ये भूल गए, इनको महसूस हो रहा है कि मैं आरएसएस संस्था में काम करता हूं और समाजवादी पार्टी एक पार्टी के रूप में है। अरे आप ना आरएसएस हो इस वक्त और ना हम पार्टी हैं। आप सत्ता हो, सत्ता की ताकत को समझिए। 2 कारण है उत्तर प्रदेश को विवश बनाने के। पहला पंचायत का चुनाव जो लगातार 4 महीनों से चला, 4 नहीं ज्यादा हो गए 2, और दूसरा कारण है कुंभ का मेला। इन दोनों कारणों से उत्तर प्रदेश की स्थिति बस समाजवादी पार्टी के नेता घर में बैठे थे। समाजवादी पार्टी के नेता के पागल कुत्ते ने काटा, इनके पेट में 14 इंसेक्शन ठुकवाओ तब ये सही होंगे। इनको कुत्ते ने काट दिया है, बड़ी बदतमीजी के साथ कर रहे हैं इनको। हाँ नहीं, इनको कुत्ते ने काटा है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे आप सक्षम लोग हो। अरे भदौरिया जी पानी भी लीजिए, बहुत थक गए आप, बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं। वो चला लेंगे।
आप इस तरह की भाषा टीवी डिबेट में नहीं बोल सकते जो आप सीधे विपक्ष को टारगेट कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी की औकात है कि नरेंद्र मोदी से ऑक्सीजन और दवाइयों को लेके एक बार विपक्ष में खड़े होकर बोल सके कि उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाया जाए? हैसियत है तुम्हारी? अगर हो हैसियत तो एक बयान देके दिखाओ, पता चल जाएगा कि तुम कहां हो और तुम्हारी सत्ता कहां है। वो तो विपक्ष को कोसने के लिए बैठा दिया। ऑल इज वेल वालों, उत्तर प्रदेश की हर मौत का पाप समाजवादी पार्टी कह रही है आपसे, वो बीजेपी को लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी व्यवस्था थी, आपने उस व्यवस्था को नस्तो नाबूद कर दिया। मैं कितने हफ्ते से चिल्ला रहा हूं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को, हमारे वकील साहब को पता होगा कितना बड़ा संस्थान है, अस्पताल में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या बनाया गया? क्या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को अस्पताल में कन्वर्ट किया गया? बगल में ही लोजा संस्थान है, चाहे तो उसको बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि ये लोग सिर्फ विपक्ष को कोस रहे हैं इसलिए। और उत्तर प्रदेश बिल्कुल समय में बात क्योंकि समाप्त हो रहा है। सभी मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी चर्चा के बाद भी सरकार का व्यवहार नहीं बदलता, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप करना हमारा काम नहीं है, हमें कुछ चीजें सरकार के सामने रखनी थी, हमने सरकार के सामने रख दी, और उसके बावजूद अगर सरकार इस पर नहीं देखना चाहती है तो अलग बात है। क्योंकि देखिए मीडिया को लोकतंत्र में वॉच डॉग का काम दिया गया है, जो हम कर रहे हैं। सबसे अहम बात है कि चीजों को दरकिनार कर देना, हाईकोर्ट की लताड़ को दरकिनार कर देना, ये अलग बात है, और ये कहीं से वाजिब नहीं। मैं मानती कि इसको कोई भी वाजिब करार कर दे। सरकार अगर कुछ कह रही है तो उसको जरूर सुने समझे, क्योंकि सरकार को समझना होगा कि हाई कोर्ट क्यों कह रहा है। हाई कोर्ट जल्दी विधायिका में, कार्यपालिका में जो है दखल अंदाजी नहीं करता, न्यायपालिका कभी नहीं करता। न्यायपालिका तब तक नहीं करता जब तक उसे ये नहीं लगता कि सत्ता जो है मार्ग से विहीन हो चुकी है। अब जो कार्यपालिका है वो मार्ग से विहीन हो चुकी है या लोग ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। ये सबसे अहम बात है जो समझनी होगी लोगों को, और ये सबसे पहले सत्ता को समझनी होगी। जब सत्ता बार बार ये कह देती है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष रो रहा है, विपक्ष चिल्ला रहा है, तो हकीकत को स्वीकार करिए। हकीकत ये है कि आम जनता चीख रही है, आम जनता रो रही है। अगर आप उनके आंसुओं को देख करके उसको विपक्ष के आंसू करार कर देते हैं तो याद रखिएगा चुनाव में आपने इन्हीं के पास जाना है वोट मांगने, इन्हीं को एक बार फिर आप सामने से देखेंगे, सामने से मुलाकात करेंगे, जवाब तलब भी होंगे। और किस तरीके से अभी हाली दौर में कैंडिडेट के साथ हुआ है या बहुत बखूबी जानते हैं। कहीं कहीं तो बैनर्स लगा दिए गए कि इस दल का नेता जो है यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। अगर इन हालातों से आप रूबरू होना चाहते हैं तो वो अलग स्थिति है, लेकिन कोरोना काल है। हम सबसे अपील भी लगातार यूसी न्यूज कर रहा है कि जो कोरोना गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन करें, अपने आप को सेफ रखें, और सरकार से भी हमारी अपील है कि जितना हो सके राहत आम जनता को दे, क्योंकि कोई भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खोना नहीं चाहता है। ये आपको भी समझना होगा, क्योंकि इस समय का जो दौर चल रहा है वो कितना दर्दनाक है, ये एक एक तस्वीर में आपके और हमारे सामने आ रहा है। हम लाशों का अंबार बार बार नहीं देख सकते, ये हमारी स्थिति नहीं है, ये हमारे हालात नहीं है जिसे हम स्वीकार कर सके। और ये ना हिंदुस्तान के दौर में कभी हुआ है। बड़े बड़े पत्रकार जो रोज लंबी तादाद में लोगों को मरते हुए देखते थे या पोस्टमार्टम हाउस के पास जो रिपोर्टिंग क्या करते थे, आज वो भी रिपोर्टिंग करते समय कांप रहे हैं। उनके भी आंखों में आंसू हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहे, संभालने की स्थिति में नहीं है वो। ये चीज सत्ता को समझनी होगी। और देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सत्ता जानती नहीं है, सत्ता के कई नेता खुद इससे ग्रसित रहे। जैसे मेरे साथ भदौरिया जी थे, वो मैंने बहुत प्यार से इसीलिए पहली बात कह दी कि भदौरिया जी के प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। क्योंकि आज मैं जितना अपने परिवार से प्यार करती हूँ या आप दर्शक अपने परिवार से जितना प्यार करते हैं, उतना परिवार वो उनका परिवार है, वो अपने परिवार से प्यार करते होंगे। और अगर कोई अपनी बात को अपने दल के बड़े नेता से कहते कहते भावुक हो जाए तो इसका मतलब है कि उसने पूरा यथा सामर्थ्य प्रयास किया होगा कि उनके भाई को किसी तरीके से वो इंजेक्शन मिल जाए, जो नहीं मिल पाया। इन चीज़ों को जब सरकार समझ जाएगी कि उनके नेता भी दुखी हैं। देखिए भदौरिया जी से हम कह सकते हैं कि व्यवस्था सरकार में अच्छी नहीं, क्योंकि सरकार तक उन चीज़ों को पहुंचाएंगे ज़रूर।